बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। भाई मैं आज आप लोगों की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात करने के लिए आया हूँ। आपके पास तैयारी करने के लिए ना तो 9 महीने हैं, ना ही 6 महीने हैं, ना ही 5 महीने हैं, उससे भी कम टाइम है। रिसेंटली एक कमेटी का इजलास होता है, एक रिव्यू कमेटी कायम होती है, उसका इजलास होता है जिसमें तमाम तरह सूबों को रिप्रेजेंट करने वाले हजरात शरीक होते हैं और इस बारे में मशवरा होता है और मशवरे पर एक्चुअली इत्तेफाक राय भी पाई जाती है। वो कौन सी बात है जिस पर इत्तेफाक राय पाई जाती है, ज़रा मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में बता दूं। MDCAT 2025 बुक फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, बल्कि ऑनलाइन बेसिस पे, जिस तरह से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट होता है कि जनाब वहाँ पे आपको टैबलेट मुहैया किया गया है या फिर जो है ना वो आपको इनफैक्ट ऑनलाइन बेस पे आप टेस्ट देने जा रहे हैं। इम्कान है इस बात का कि MDCAT 2025 आपका बुक बेस्ड पेपर ना हो, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपसे लिया जाए। MDCAT 2025 की तारीख यानी कि थ्योरी एग्जाम्स के चंद हफ्तों बाद ही आपका MDCAT 2025 लेने का इरादा है। यानी कि मैं अगर देखता हूं कि सिंध में जो पेपर हो रहा होता है, थ्योरी एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो तकरीबन अप्रैल में जा रहा होता है या अप्रैल में कंसीडर कर लीजिए, मई का महीना चले पूरा कंसीडर कर लीजिए, तो जून या जुलाई में आपका MDCAT 2025 होने जा रहा है। हमने देखा कि MDCAT 2024 में इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इतनी ज़्यादा खराबियाँ आई हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है PMDC को, जिसके नतीजे में अब उन्होंने ये बात तकरीबन फैसला इस पर आने वाला है कि जनाब MDCAT 2025 थ्योरी एग्जाम्स के फौरन ही बाद या कुछ ही वीक्स बाद लिया जाए और वो कंप्यूटर पर बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें अभी आपके सामने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ऑफिशियली इम्कान है कि जल्द अनाउंस हो जाए। तो क्या एज अ स्टूडेंट मुझे इस बात का इंतजार करना चाहिए कि जब तक ये न्यूज़ ऑफिशियल बेसिस पे ना आ जाए, वेबसाइट पे ना आ जाए, तब तक मैं MDCAT की तैयारी ना करूं? क्या मुझे इस बात का इंतजार करना चाहिए? अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो यकीन कीजिए मेरा इंतजार बेकार है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आपकी थ्योरी एग्जाम से 1 महीना पहले या आपके MDCAT की डेट से 2 महीने पहले अगर आता है, तो भाई आप MDCAT की तैयारी अच्छी बेहतरीन ऐसी तैयारी की जिस पर आपका एडमिशन बनता है, जिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो तो स्कोर नहीं ला सकते, वैसी तैयारी नहीं कर सकते MDCAT में। तो भाई आप अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इंतजार में बैठे हुए हैं अभी तक, तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, आप गलती पर हैं, आप गलती पर हैं। आप MDCAT की तैयारी कहीं से भी करें, किसी से भी पढ़ें, कैसे भी आप तैयारी करें, मगर भाई करें, इंतजार नहीं करें, आगाज करें। अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टाइम डिविजन्स को डिस्कस करने लगा हूं जिसको मद्देनजर रखने के बाद आपको यह जवाब मिल जाएगा कि भाई आपके पास MDCAT यानी कि इस MDCAT 2025 की तैयारी करने के लिए कितना टाइम रह गया है। अगर आपके पास 12 महीने हैं, 14 महीने टेस्ट की तैयारी करने के लिए, तो बैठे भी आराम से घर पर, कहीं भी कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर जब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो भाई फिर आपने अपनी तैयारी कल से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से शुरू करनी पड़ेगी। लिटरली क्रूशियल मोमेंट्स शुरू हो चुके हैं। फिर वक्त गुजर जाने के बाद हम ये ख्याल करें कि यार हम ये कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, तो बातें तो फिर बेकार है ना। आइए जरा कुछ मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले आ जाइए जो आपके पास मंथ्स मौजूद है, यानी कि मेरे पास दिसंबर का मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर आपने अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई को आपने रेड से हाईलाइट किया है। हाँ, उसकी वजह है, मैंने इसे रेड से हाईलाइट किया है, इसकी वजह है। सही ना, इसमें 2 चीजें आ रही हैं, 2 प्रोग्राम जिसमें आपके बड़े क्लियरली आ रहे हैं। एक तो आपके रमजान मुबारक का पीरियड है जिसमें आपकी टोटली रूटीन चेंज हो जाती है, और दूसरा आपके एग्जाम्स। अब ये एग्जाम का जो पीरियड है 1 मंथ 1.5 मंथ का, वो तमाम तर प्रोविंसेस में ही होता है। अब चाहे मैं पंजाब की बात कर लूँ, KPK की बात कर लूँ, सिंध की बात कर लूँ, बलूचिस्तान की बात कर लूँ, तो महीने 1.5 महीने का वक्त थ्योरी एग्जाम्स में आपका जाता है, लगता है, और फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स का सिलसिला भी रहता है। तो मैं अप्रॉक्स 1.5 महीने का ये पीरियड मैं आपके लिए रख रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में जहां हम माशाल्लाह से सबके सब रोज़े से होते हैं, तो उसमें हमारी मसरूफियात थोड़ी बदल जाती हैं, हम इबादात में ज़्यादा मशगूल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी जिसके नतीजे में होता क्या है कि हमारा जो स्टडी प्लान होता है वो मुख्तलिफ हो जाता है, बदल जाता है, यानी हम उतना ज़्यादा टाइम शायद अपनी स्टडी को नहीं दे पाते। इस बात को भी मद्देनजर रखूँ तो मेरे पास मौजूद है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जून।
दैट्स इट। और मैं दिसंबर की जो नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहा हूं वो 21 डेज है। मैं काउंट कर रहा हूं 10th ऑफ दिसंबर से। तो मैं जब काउंट करता हूं 10th ऑफ दिसंबर से 21 डेज मेरे पास, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी फरवरी के 28 डेज और उसके बाद जून के 30 डेज मेरे पास मौजूद है। चलें, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूं कि भाई मार्च में सर हम हाफ टाइम कंसीडर कर लेते हैं एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। चलें ठीक है सर, अप्रैल में हम हाफ टाइम कंसीडर कर लेते हैं अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। चलें मान लिया सर मई के अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि चलो आधा वक्त हम अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए जरूर निकाल सकेंगे। तो जनाब इस तरह से मेरे पास बनते हैं कुल, मेरे पास कुल बन रहे हैं 160 डेज, 160 दिन। ये मैं 15 डेज यानी कि हाफ टाइम पूरे महीने का जो स्टडी का टाइम है वो मैं इन तीनों महीनों का निकाल के आपके सामने रख रहा हूं कि भाई 15 दिन इसके, 15 दिन इसके और 15 दिन मई के मैं इंक्लूड कर हाफ टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप एप्टीट्यूड को देखेंगे, उस पर काम करेंगे। तो जनाब अगर मैं अपनी स्टडी के लिए डेली बेसिस पे 6 आवर्स निकालता हूं, 6 घंटे का वक्त रोजाना की बुनियाद पे मैं अपनी स्टडी के लिए निकालता हूं एप्टीट्यूड की मैं प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन की बात करूं एग्जैक्टली, अभी मैं एकेडमिक की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं फर्स्ट कर लेते हैं कि 6 घंटे में अपनी पढ़ाई के लिए निकालता हूं, तो सर मेरे पास अपनी तैयारी करने के लिए क्या कुछ मौजूद है और किस तरह से मैं अपने इन नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड कर सकता हूं। मेरे पास टोटल आ रहे हैं 960 आवर्स, मेरे पास टोटल आ रहे हैं 960 आवर्स, 960 घंटे मेरे पास मौजूद होंगे अगर मैं रोजाना की बुनियाद पे 6 घंटे स्टडी कर रहा हूं। सर आपने 6 आवर्स क्यों लिखा है, कैसे पढ़ेंगे 6 आवर्स? मैं भी आपको बताता हूं, अगर आप 6 आवर्स नहीं देते तो आप कितने बड़े लॉस में। जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज करते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, चाहे आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कोई भी और सोर्स आप इस्तेमाल करें, तो आपको क्लासेस को टाइम देना पड़ेगा। आपने अपना एक स्पेसिफिक टाइम क्लास के लिए एंगेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर मैं एप्टीट्यूड क्लासेस का टाइम यहां पे रख रहा हूं तो मैंने यहां पर मार्क किया 250 आवर्स, कम है। अब इस 250 आवर्स की अगर मैं डिवीजन पर बात कर लूं तो जनाब मेरे पास फिजिक्स है, मेरे पास केमिस्ट्री है, मेरे पास बायोलॉजी है, मेरे पास इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो 250 आवर्स तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड करने के हवाले से इंगेज होगा, इस्तेमाल में आ गए। सर 50 आवर्स, सर 50 आवर्स वो जिसमें मैं अपने ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैंने किसी एकेडमी को ज्वाइन किया है, वहां पे मैं ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन कोई रिसोर्स इस्तेमाल किया, मैं वहां पे ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो कम से कम 300 आवर्स तो मेरे पढ़ने और ग्रैंड लेक्चर्स लेने और ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करने में चले गए। इससे कम पे काम चल ही नहीं सकता, ये मिनिमम है, कम से कम ये 300-350 पे जा सकता है, मगर ये 300-200 पे नहीं जा सकता बेटा। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपकी अपने एकेडमिक की प्रिपरेशन से खासी मुख्तलिफ होती है। उसका पेपर जो कि 200 मार्क्स का बन रहा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आप सिर्फ वो थ्योरी को पढ़कर, थ्योरी एग्जाम्स को देकर अपने एप्टीट्यूड क्लियर नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। आगे चलिए सर, नोट्स। जब मैं लेक्चर अटेंड करता हूं अपने टीचर के तो मैं नोट्स बनाता हूं। मैं जब होमवर्क कर रहा होता हूं, किसी लेक्चर को ऑनलाइन बेस पे अटेंड कर रहा होता हूं, तो मैं नोट्स बनाता हूं, चीजों को नोट डाउन करता हूं, अपने एतबार से उन चीजों को मैं लिखता हूं। मुख्तलिफ किताबों का हवाला लेकर बैठता हूं कि जनाब मेरी प्रोविंस की किताब में ये कॉन्सेप्ट, ये डिटेल दे रहा है, या किसी और प्रोविंस की किताब में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, यही डिटेल दी गई, मगर उसमें कुछ डिटेल का इजाफा है, तो वहां पर मुझे ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो मैं अपने टॉपिक्स को तैयार करता हूं, लेक्चर्स की मदद से लेक्चर सुनता हूं, नोट्स तैयार करता हूं। तो भाई नोट्स तैयार करने के लिए मैंने एलोकेट कर दी 100 आवर्स। चलिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है। मैं जब देख रहा हूं फिजिक्स का सिलेबस, मैं जब देख रहा हूं केमिस्ट्री का सिलेबस, मैं जब देख रहा हूं बायोलॉजी का सिलेबस, तो सिलेबस काफी बड़ा है, टॉपिक्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां फिर आकर जब आप 100 आवर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत कम टाइम लग दिया आपने, ये तो टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, ये तो बहुत कम टाइम है। तो मैंने अभी मिनिमम टाइम की बात की है, 100 आवर्स आपके नोट्स प्रिपरेशन में, जो कि आप अपने एप्टीट्यूड की क्लासेस में और क्लास का होमवर्क करने में बना रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 100 आवर्स ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं मिसाल के तौर पर अपनी किसी एकेडमी को ज्वाइन कर चुका हूं, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं मुझे मजीद सीखने का मौका मिले, तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेने शुरू कर दिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिससे मेरी तैयारी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से जो कि इंटीरियर में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऐसे इलाकों में जहां से उनका अपनी इंस्टीट्यूशन या एकेडमीज जो है वो बहुत दूर है, तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अपने लेक्चर्स भी ले रहे हैं, अपने जो मेन क्लास का लेक्चर है वो भी अटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद एडिशनल चीजों को पढ़ रहे हैं।
एडिशनली चीजों को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो भाई क्या हो गया, 100 आवर्स वहां पर हमारे इंगेज हो गए इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। ये तो तैयारी का पूरा मरहला है, पूरा फेज है, इसमें 100 आवर्स मैंने काउंट किया। आगे चलते हैं सर, प्रैक्टिस। सर आपने प्रैक्टिस के लिए 300 आवर्स रिजर्व कर दिए, बहुत टाइम है ये तो। प्यारे बच्चों याद रखना, तुम एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन जब करते हो तो उसमें सीखना एक स्टेप होता है, सीखने के बाद उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना कि वो सारी बातें याद रह जाएं, ये दूसरा स्टेप है। और ये स्टेप बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनाब मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लूं, हाँ, और सिर्फ उसके नोट्स बना के बैठ जाऊं तो क्या काफी होगा? कभी नहीं हो सकता। आप बगैर प्रैक्टिस के अपनी तैयारी को मुकम्मल कर नहीं सकते। 200 MCQs और 3 आवर्स का टाइम, 3 आवर्स 3.5 आवर्स का टाइम आपके पास, दैट्स इट। 200 MCQs है। 68 MCQs बायोलॉजी के हैं, 54 MCQs केमिस्ट्री के हैं, 54 MCQs के फिजिक्स के हैं, ठीक है, 18 MCQs इंग्लिश के हैं, 6 MCQs लॉजिकल रीजनिंग के हैं। इतना बड़ा काम मौजूद है, उसके करने के लिए वक्त चाहिए। तो भाई वक्त चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस अगर डट के जम के आपने की है तो आप अच्छा काम रिफ्लेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की बेटा तो बहुत मुश्किल है। चार्जा एप्लीकेशन के यूजर्स में माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अगर देखता हूं तो हमारी स्टूडेंट है जवेरिया अंसर, जिन्होंने जो है वो यूएचएस में 196 स्कोर किया। प्रैक्टिस। मैं अगर सिंध में एमडीकैट जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, मैं उसके रिजल्ट की बात करूं तो फिजा शहजाद माशाल्लाह 195 पर मौजूद हैं। परीना हमारी स्टूडेंट जो उन्होंने 195 स्कोर किया चार्जा के कंटेंट को यूज करके माशाल्लाह। और 350 प्लस टेस्ट अटेंड की भाई, इतनी बड़ी तादाद है। तो बताना ही चाहता हूं कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बगैर प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। तो 300 आवर्स मैंने सारे सब्जेक्ट से मिलाकर कंसीडर की, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। सर यहां पर मैं देख रहा हूं असाइनमेंट, बिल्कुल असाइनमेंट। सर असाइनमेंट क्या है? जब आप किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं और उसमें थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी स्टडी की, थोड़ा सा अपना इनपुट देने की जरूरत होती है, तो टीचर्स आपको असाइनमेंट देते हैं कि भाई ये आप काम करके आइएगा, ये मैंने 10 सवाल दिए, इनके आप जवाब बना के, इनके जवाब तैयार करके, इनके जवाब सोच समझ के आप तशरीफ लाइएगा अगली क्लास में। असाइनमेंट मिलते हैं, असाइनमेंट मिलने से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चले मैंने 100 आवर्स उसके लिए भी रख दिए। 20 आवर्स मैंने एंगेज किए, यानी मैं हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपना एनालिसिस करता हूं कि मेरे टेस्ट में 20 MCQs थे, 10 आसान थे, 10 मुश्किल थे, उनमें से मेरे जो वो 15 MCQ सही हो रहे हैं, 5 गलत हो गए हैं। तो 5 की जो गलती आ रही है मैं उसको कैसे सुधारूं, गलती क्यों आ रही है, गलती को सीखा समझा, ठीक है, उसके बाद दोबारा से टेस्ट अटेम्प्ट किया तो आपकी गलती खत्म हो गई है, दैट्स वेरी गुड। एनालिसिस, लेक्चर अटेंड किया, टीचर का दिया हुआ होमवर्क कर लिया, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस टेस्ट आपने अटेंड किया, तो उसके बाद फाइनल आपका स्टेप है एनालिसिस, कि आप गलती पर कहां हैं। अगर आप एक टेस्ट में 100 MCQs है तो आपके 100 MCQ सही क्यों नहीं है, 80 MCQ सही क्यों है, 20 क्यों गलत है, एनालिसिस, ठीक है जी। तो ये भी जरूरी है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो जनाब आप लेकर चले थे 960 आवर्स, 960 आवर्स, ठीक है, और यहां पर ऑलमोस्ट एंगेज हो चुके हैं आपके 920 आवर्स। अब इसमें से कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो कि आपकी तैयारी में आपके लिए जरूरी ना, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं। ये सारी चीजें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए फंडामेंटल है, आप इनमें से किसी भी एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तैयारी करने के बाद मैं अब मौजूद हूं, 920 आवर्स मेरे इंगेज हो चुके हैं, लग चुके हैं, टाइम बहुत कम रह गया है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि जनाब 40 आवर्स का टाइम है, वो तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपका टाइम इंगेज हो जाता है। वो कौन सी चीजें मैं जरा आपके सामने हाईलाइट कर दूं। यहां देखिए हमारे पास अब तक जो जून तक का टाइम है उसमें हमारे पास रमजान मुबारक के 30 मुबारक दिन मौजूद हैं। यकीनन हमारी मसरूफियात में थोड़ी तब्दीली आती है रमजान मुबारक में, हमारा पढ़ने का जो मामला है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे हो जाता है, नमाजों का, कुरान की तिलावत का, रोजा और दीगर मामला का सिलसिला बढ़ जाता है, सही। सर सेकंड थिंग इज प्रैक्टिकल्स, थ्योरी एग्जाम्स देने के बाद मेरे 10 दिन के प्रैक्टिकल्स हैं, वहां पे भी मेरा टाइम एंगेज हो रहा है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना जाके, ठीक है ना। तो जो हमारे एमडीकैट के स्टूडेंट्स हैं तो उनका ज़ूलॉजी का भी है, बॉटनी का भी है, दीगर भी है। तो ये तो आपके दिन जा रहे हैं, इसमें तो आपका टाइम जा रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनी ना कि आप प्रैक्टिकल देने ना चाहें, आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर लें सिर्फ और सिर्फ उस दिन बैठ के, ये तो नहीं कहा जा रहा। आपको प्रैक्टिकल भी देना है, थ्योरी एग्जाम्स भी देने और फिर एप्टीट्यूड की तैयारी भी करनी है, सही है ना जी। तो वो जो है ना 40 आवर्स वो यहां आकर कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहे हैं। आगे चलिए सर, सिकनेस, बीमारी, दुख, तकलीफ हर इंसान के साथ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 महीने का टाइम अगर आपकी तैयारी के लिए तो उसमें दुख बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी, बीमारी होती है, सही ना। तो वो इग्नोरेबल या अवॉइडेबल फैक्टर नहीं हमारी तरफ से,
तो चलें वो भी टाइम हम एस्टिमेट कर लेते, कंसीडर कर लेते हैं सर। उसके बाद हॉलीडेज, रमजान मुबारक की आखिरी 10 दिन के अंदर लोग एहतिकाफ में भी बैठते हैं, ताक़रातों की इबादत का सिलसिला भी होता है, ईद के दिन भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ईद मनाते हैं माशाल्लाह। तो भाई ये भी एक इंगेजमेंट, ये भी एक मसरूफियत है। तो आपके सामने मैं ये बुनियादी बातें हाईलाइट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपके सामने ये सब कुछ आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आगे चलिए सर अब आप कह रहे हैं कि एमडीकैट के टास्क की प्रिपरेशन जो है वो आज से अभी से शुरू कर दो। तो सर अभी तक तो सिलेबस ही नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, सिलेबस अमूमन जो है वो टेस्ट से 1 महीना 1.5 महीना पहले या 2 महीने, बहुत हो गया तो 2 महीने पहले वो बता रहे होते हैं, ठीक है। 2021, 2022, 2023 और अराउंड 2024, इसमें सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, कोई बुनियादी तब्दीली आई ही नहीं है। 23 और 24 का सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं आया। इवन अ सिंगल डॉट हैजंट बीन चेंज्ड, तो सिलेबस सेम रहा है। तो अब अगर वो आगे जाकर सिलेबस अनाउंस करते भी हैं तो जो तब्दीली उस वक्त वो बताएंगे हम उस तब्दीली को अपने स्टडी प्लान में ऐड कर लेंगे। और अगर कोई तब्दीली नहीं, सेम सिलेबस फॉलो हो रहा है, हाँ नेशनल सिलेबस फॉलो हो रहा है, सो दैट्स प्रीटी गुड। हम सिलेबस की अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं कर सकते कि सिलेबस अनाउंस होगा तो हम तैयारी करेंगे। तैयारी करने का वक्त गुजर चुका होगा जब सिलेबस आ रहा होता है, ठीक हो गया। आगे चलिए सर, हमें बताइए हमारी स्टडी के लिए कौन सी बुक्स ज्यादा जरूरी हैं, कौन सी बुक्स पर हमें काम करना होता है। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो समझ लो कि जब तुम अपने प्रोविंस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे पहला जबरदस्त रिवीजन तुम्हारी अपनी टेक्स्ट बुक्स का होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स का होना चाहिए, उसका थॉरो स्टडी तुम्हारा होना चाहिए, उसकी बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। क्योंकि आपके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी टेक्स्ट, अब तक जो देखा गया है वो आपकी टेक्स्ट बुक से, वो आपकी टेक्स्ट बुक को बेस बनाकर उसमें से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और आने वाले वक्त में जब ये देखा जा रहा है कि जनाब एक ही टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान का, एक ही सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, तो यकीनन आपके अपने प्रोविंस की किताबें तब भी बहुत अहम होंगी, उसकी अहमियत कम नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने प्रोविंस की बुक्स को बहुत अच्छा तैयार कर लेना एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। ये सोचकर मत बैठ जाना बुक्स नहीं पता चली, सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ, तुम तैयारी अभी शुरू ना करें, अभी करनी पड़ेगी तैयारी। उनकी अनाउंसमेंट के बाद, पीएमडीसी के अनाउंसमेंट के बाद तैयारी करने का वक्त ही नहीं बचेगा, आपकी थ्योरी एग्जाम सर पे खड़े होंगे। ये आपके जहन में बात क्लियर होनी चाहिए, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। आगे चलिए, बुक्स समझ में आ गया सर कि अभी तो ये नहीं सोचना कि कौन सी भाई प्रोविंस की किताबें आपने लेके जानी है, ठीक है। सिंध के बच्चे हैं, सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स जो हैं वो फॉलो करेंगे, पंजाब के बच्चे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये जरूर करना है। आगे चलें सर, अब जरा हमें ये भी समझा दीजिए कि हमारे सब्जेक्ट्स का वेटेज एमडीकैट में क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो हमें दिखता है पेपर में वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज होते हैं। कितने होते हैं? 68, ठीक है। 68 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, 54 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं, 54 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं और 18 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और 6 क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका जो पेपर बनता है वो 200 मार्क्स का, 200, यानी कि आपका जो पेपर है एक्चुअली वो 200 एमसीक्यूज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब एग्रीगेट कैलकुलेट होता है तो एग्रीगेट कैलकुलेट करने में क्या हो रहा होता है कि भाई आपका जो टेस्ट स्कोर है वो भी मैटर करेगा, आपका टेस्ट स्कोर भी मैटर करेगा और उसके साथ साथ आपका जो इंटर का रिजल्ट है वो भी मैटर करेगा, आपका जो इंटर का रिजल्ट है, ठीक है ना, वो भी मैटर करेगा। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि हम इंटर के इम्तिहानात की तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। इंटर के इम्तिहानात की तैयारी बेहतरीन करके जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी परसेंटेज भी आपके एग्रीगेट बनाने में शुमार होती है, बिल्कुल होती है। तो भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर अपनी तैयारी को अच्छा नहीं बना सकता, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है क्योंकि सब सब्जेक्ट्स का पोर्शन हमारे पेपर में मौजूद है, ठीक हो गया ना। अच्छा भाई आगे चलें सर, अब जरा डिफिकल्टी लेवल भी हमें समझा दें कि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब ये डिफिकल्टी लेवल कैसे बना, अब मैं आपको बता देता हूं। मैंने छाजो का जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक से ज्यादा बार एक पोलिंग की और मालूम किया कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल लगता है। मेजॉरिटी ने कहा कि सर हमें सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और कैलकुलेशंस हमें ज्यादा सीखनी होती, तो सबसे ज्यादा मेहनत हमें फिजिक्स में करनी पड़ती है।
दूसरे नंबर पर सर केमिस्ट्री। इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंपैरेटिवली बायो से वेटेज कम है, मगर बच्चे ज्यादा मुश्किल महसूस करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में। तीसरे नंबर पर आ जाती है सर, ये लिखा हुआ है मोस्ट टू लीस्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या हो गया फिजिक्स, फिर उससे कम केमिस्ट्री, फिर उससे कम बायोलॉजी, फिर उसके बाद इंग्लिश और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। तो ये तरतीब है मोस्ट डिफिकल्ट से लीस्ट डिफिकल्ट। अब ये तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आने वाले वक्त में जो कुछ आपके लिए होना है, जो कुछ आपके साथ होने वाला है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जगा दूं, अलर्ट कर दूं। क्योंकि अगर आप अभी ये सोच कर बैठे हुए हैं कि हमारे पास प्रिपरेशन करने का बहुत सारा टाइम है, हमें तो बहुत देर बाद पेपर देना होगा, तो नहीं बेटा, आप गलत सोच रहे हो। तो आपका टेस्ट जिसके बारे में बहुत पहले ही रिव्यू कमेटी बैठ चुकी है, न्यूज़पेपर में भी पीएमडीसी का जो एमडीकैट 2025 के हवाले से एक प्लान है, उसके बारे में भी खबर छप चुकी है। यानी काफी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। और इस बात पर मजे की बात है, सबका इत्तेफाक था। इस रिव्यू कमेटी में तमाम तर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का सबका इत्तेफाक था कि यह काम ऐसा ही होना चाहिए, एक ही टेस्ट होना चाहिए, एक ही डेट पर होना चाहिए, और उसके साथ साथ पूरे के पूरे मुल्क में जो सिलेबस है वो एक ही होना चाहिए। और ये पेपर कब होना चाहिए? थ्योरी एग्जाम्स के फौरन बाद। तो जब सबका इत्तेफाक है तो फिर वो काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो भाई आपने अब जाग जाना है, आपने एमडीकैट की तैयारी का आगाज करना है। क्योंकि आप अगर इंटर में टॉप स्कोरर भी हैं, टॉपर्स में शुमार होते हैं, मिसाल आप पोजीशन होल्डर हैं इंटर में, और अगर आप एमडीकैट के पेपर में पास नहीं हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा। आप इतना अच्छा पढ़े माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मगर इतना अच्छा पढ़ना आपको आगे लेकर जाने के लिए ना, इंटर का बेहतरीन रिजल्ट आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेकर जाने के लिए। तो यूनिवर्सिटी का जब टेस्ट आप क्लियर नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, चाहे आपकी फर्स्ट या सेकंड ईयर की ओवरऑल इंटर की परसेंटेज कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे आपका ए लेवल्स के जो रैंक्स हैं, जो ग्रेड्स हैं, वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मेरे अच्छे बच्चों, आंखें खोलो, एमडीकैट की तैयारी का आगाज कर दो, इंतजार ना करो। चाहे तुम पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में रहते हो, तुम्हारा जो टेस्ट होना है फाइनली एमडीकैट 2025, वो इन्हीं तमाम तर बुनियादी मालूमात के गिर्द चलेगा। आपके ज़हन में होना चाहिए आपके थ्योरी एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं अराउंड जून या जुलाई के अंदर आपका टेस्ट होने जा रहा है। सर हमें पता है आगा खान टेस्ट जुलाई में कंडक्ट कर लेता, तो क्या सिने एमडीकैट या यूएचएस या फिर ज़ेमो, ये तमाम दर कलेक्टिवली एक ही मंथ पे टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो भाई आंखें खोलें। ये वीडियो बनाने का, तमाम तर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने का बुनियादी मकसद यही है कि आपको किसी लम्हे ये पशेमानी ना हो कि हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें पता नहीं चला, हमें मालूम नहीं हुआ, हमारा वक्त ज़ाया हो गया, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा हम ला सकते थे। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने खोल कर रख दी हैं। बराहे करम आपने अपनी तैयारी का आगाज करना है, आज से करना है, अभी से करना है, और ये फैसला करना है कि आपकी तैयारी में आपका बेहतरीन मददगार कौन हो सकता है, आपको कौन है जो अच्छे से समझा सकता है, सिखा सकता है, एप्टीट्यूड के बेहतरीन रिजल्ट्स वो देता आया है। तो भाई आप उसका इंतखाब कर लीजिए और अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल कर लीजिए। इट्स सिंपल। थैंक यू।